शुरू करने जा रहे हैं आज इकोनॉमिक्स का कृषि एवं उद्योग, जिससे सवाल बनने की संभावना 100% होता है। अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको स्पीड पढ़ना है तो आप स्पीड करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बने और जितना हो सके इसकी तैयारी आपकी बेस्ट हो जाए और आपको सिर्फ मेरी बातों से ही याद हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। तो कृषि और उद्योग से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% याद हो जाए। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि रिमाइंडर बुक खत्म होने वाला है। उसके बाद सोच रहा हूं रिमाइंडर का जो जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो जल्द आपको 2 दिन में अपलोड कर दूंगा महामैराथन के रूप में, ठीक है, जो कि आपको दे दूंगा वीडियो बनाकर। और उसमें याद रखिएगा जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसके बाद क्या करूंगा कि एनसीईआरटी ब्लैक बुक जो होते हैं उसका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चलाएंगे, एनसीईआरटी चलाएंगे, बिहार का बुक चलाएंगे, सारे चलाएंगे। और 100% मैं वादा कर सकता हूं कि अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनका रिजल्ट होगा, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो मेरा प्रैक्टिस सेट दीजिए, 100% रिजल्ट होगा। ये जीके जीएस के मामले में नलिन अकाडमी बोलता है। तो चलिए बकवास तो हो गए, अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इकोनॉमी से अगर पढ़ने जा रहे हैं, कृषि एवं उद्योग से पढ़ने जा रहे हैं तो आंकड़े को थोड़ा ध्यान रखिएगा। होते हैं एनसीईआरटी का आंकड़े अलग हैं और भी बुक का अलग है, रिमाइंडर बुक का आंकड़े अलग हैं। तो आंकड़े तो अभी तक मैंने सवाल में नहीं देखा है। अगर पूछा भी है आंकड़े तो करंट से पूछा है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो कि मैं करंट पढ़ा रहा हूँ बिहार का, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आंकड़े इसमें ध्यान रखेंगे, आंकड़े को हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आंकड़े क्लियर नहीं रहते हैं, क्योंकि बुक है पहले से छपा हुआ होता है। और ये मेरा पब्लिकेशन जो है 23-24 का पब्लिकेशन है, जिसमें 24 का आंकड़े नहीं दिए हुए, 23 के दिए हुए हैं। हो सकता है 23 का क्या 22 का, 23 को छप के आया है तो 22 को देगा, है ना, तो 22 के आंकड़े देंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है क्या है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र अगर बात करें तो हम बताएंगे कृषि। आपसे और सवाल क्या बनता है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। तो संलग्न की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा 52.7% है, तो इस बुक के अनुसार है। लेकिन और बुक में अगर देखा जाए तो 51.8 है और 51.9 है, ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने होंगे, तो इस पे हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आंकड़े नहीं देते, और देते हैं तो करंट का आंकड़े देते हैं, जो कि हम करंट पढ़ा रहे हैं उसमें देंगे। और जल्द ही सभी का डिमांड पूरा होगा, और सभी का डिमांड को मैं पूरा करूंगा, क्योंकि सभी का जो है डिमांड सही है, और जीके जीएस के लिए मैं तैयार हूँ, करवाऊंगा जल्द। बस आप इसी तरह सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। अब इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि देश की लगभग कितना प्रतिशत जो आबादी है कृषि कार्यों में कार्यरत है। तो देश की लगभग जो है कितना प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्यों में कार्यरत है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 48.9% है, कहीं कहीं 49.8% है, नहीं तो कहीं कहीं 47.9% है। ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बुक के अनुसार क्या है 48.9% है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे और क्या पूछिएगा, 1950 और 51 मतलब 1950 से लेकर 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीडीपी कहते हैं, जिसे सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। सोचिए 50 की बात हो रही है, मतलब 1950 और 51 की बात हो रही है, तो उस समय याद रखेंगे 55.40% है, ये सही है, याद रखेंगे, ठीक है। उस समय के आंकड़े के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 55.40 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करें जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, तो देखिए इस बुक के अनुसार 13.9% है। तो इसमें ध्यान रखिएगा बुक के अनुसार ये 13.9% है, लेकिन और बुक के अनुसार और भी कम दिखाया गया है, 12.9 दिखाया गया है, और भी कम दिखाया गया है किसमें, तो दिखाया गया है कि 12.8 है या 7% है। तो अलग अलग सब आंकड़े देते हैं, तो इस आंकड़े को भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान के आंकड़े हमको करंट में हम मिलेगा, ठीक है। तो आंकड़े इस बुक के अनुसार अगर आंकड़े देखना है तो 13.9%, ठीक है। आपसे और पूछे कि देश में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, तो हाँ एकदम जानते हैं 0.3% ही शोध किया जाता है, ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये सही बात भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
आगे सवाल पूछेगा कि देश से होने वाले जो निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 11.76% है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा, वर्तमान में देश में जो खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र होता है वो हमारा, याद रखते हैं, पता है 127.6 मी हेक्टेयर में है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंकड़े हैं, पढ़ते चले जाएंगे, आंकड़े पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आंकड़े देगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बार जो आंकड़े हुए वो मैं बता रहा हूँ, वो जरूर देगा। अब देखिए, भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई, एकदम VVI क्वेश्चन है, तो 1970 में शुरू की गई थी। तो कब की गई थी, 1970 में की गई थी। तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, तो 1970 में की गई थी। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, तो आप जानते हैं 1 हेक्टेयर तक किया जाता है। मतलब कहने का मतलब, भारत में जो सीमांत किसान जो होते थे, किसानों में अगर देखा जाए तो 1 हेक्टेयर तक धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता था। ये सवाल बन गया आपका। किया जाता भी है, अभी भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किया जाता था भी और किया जाता है, ये दोनों भी ध्यान रखेंगे बात को। आपसे पूछेगा, देश में कितना प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे कम है, तो 65% है, याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं है। तो इस पे भी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, इस बुक के हिसाब से हम आंकड़े को पढ़ते हुए चलेंगे। भारत में जनसंख्या में नियंत्रण वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1.08 हेक्टेयर रह गया। सोचिए, कहाँ जोते 1 हेक्टेयर में, उससे कम है 65%। और अगर पूछे गया औसत पूछा जाए तो 1.08 हेक्टेयर है। सोचिए कहाँ है ये कृषि के मामले में, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो बुक पढ़ाऊंगा NCERT ये सब पढ़ाऊंगा, उसमें भी आंकड़े अलग थोड़े दिखेंगे, थोड़े अलग दिखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि गड़बड़ हो। अगर आंकड़े भी पूछेंगे तो आपको इसी बुक से पूछेगा, इसी लेवल का पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे, भारत में कौन सी समिति कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो वो किया था राज्य समिति। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि बताइए कि भारत में राज्य समिति क्या किया था भाई, तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। ठीक है, तो कर मतलब टैक्स लगाया था, ये समझ गए, किसके तहत, तो राजा समिति के तहत। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है, तो आप जानते हैं 45% संचित किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे और क्या पूछेगा, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था, तो आप अच्छे से जानते हैं कुआं व नलकूप, हम याद रखेंगे। देश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, नहरें। अगर आपसे पूछेगा देश में लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 47.7% थी। कितना था, 47.7% थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब सिर्फ पढ़ते चलेंगे। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है, तो बहुत ज़्यादा 52.3%। 52.3% एकदम वर्षा पे ही निर्भर रहता है, सच बात है। भारत की कुल संचित जो भूमि है का कितना भाग नहरों द्वारा संचित होती है, मतलब सिंचाई की बात कर रहा है ना, संचित मतलब सिंचाई का क्षेत्र की बात कर रहा है। तो संचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा संचित होती है, 35% होता है, याद रखिएगा, 35%। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होते हैं, तो 2000 हेक्टेयर तक होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंकड़े को बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना होगा। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार, जो सिंचाई विशेषज्ञ होते हैं के अनुसार, भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा सकता है, तो 114 मी हेक्टेयर में किया जा सकता है। भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना
किस कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ये काम है कि सदुपयोग के मध्य जो है अंतर करना है, मतलब साधनों का क्षमता और उसका सदुपयोग के मध्य का अंतर जो है न्यूनतम करना हो तो ये कार्यक्रम चलाना होगा। तो उस कार्यक्रम का नाम है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CADP। ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के जो मंदिर है के उपमा प्रदान किए हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को कहे हैं। अब देखिए, इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है या क्या कहे हैं या किसे कहे हैं? तो आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसे दिया गया है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विशालकाय नदी को, मतलब बड़े जो विशाल क्षेत्र में नदी फैले हुए नदी घाटी परियोजना को कहा गया है। तो कौन कहे भाई? जवाहरलाल नेहरू कहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना जो है को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कमान क्षेत्र विकास परियोजना समझ रहे हैं, कार्यक्रम CADP, ठीक है, जो बताया जा रहा है कि बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कितना? 10,000 हेक्टेयर से अधिक बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे और पूछेगा, सर्वप्रथम किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? तो केरल में। एकदम BBI क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। आपसे और सवाल पूछता है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए ही सबसे ज्यादा माना जाता है। आपसे और सवाल क्या बनता है? और सवाल बनता है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्नों में से किसका अंश जो है कम हो गया है? तो मोटा अनाज और दलहन का जो है सबसे कम हो गया है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल BBI क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आप याद रखिएगा 1966 में हुआ था और 66-67 में। तो ये भी पंचवर्षीय योजना के तहत आता है, लेकिन 66-67 में पंचवर्षीय योजना में जो योजना अवकाश आते हैं ना, उसी में ये आता है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आप अगर मेरा पंचवर्षीय योजना पढ़ोगे तो आपको याद होगा, है ना। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 66-67 ईस्वी में हुआ था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो याद रखिएगा HYVP चलाया गया। HYVP चलाया गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए। एक बात बता दूं फिर से, जो मैंने गांधी जी पे सिर्फ उनके डायलॉग पे मैंने टिप्पणी की थी तो आपने इतना कमेंट किया, चलिए कोई बात नहीं, सही किए। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई है 66-67 में, इतना ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना पड़ेगा, उसमें क्लियर कर दिया हूं कि हरित क्रांति कब आया है, ठीक है। तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, लेकिन आप कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाते हैं, ठीक है। तो नॉलेज सबको अपनी अपनी जगह पे है और सबको पता है कि कितनी नॉलेज में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, और हमें तो पता ही है, किताब सामने है तो हम तो झूठ क्यों बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कमेंट करने से पहले मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा, तब उसके बाद कमेंट करिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं कौन? बहुत अच्छा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो विश्व में हरित क्रांति, विश्व की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में अगर हरित क्रांति के जनक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नॉर्मन क्या बोलेंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या बोलते हैं? बोरलॉग जी हैं, याद रखिएगा। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, याद रखिएगा, बोरलॉग, ठीक है। अब देखिए, बोरलॉग जी जो थे, मतलब नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे, किस देश के थे भाई? तो अमेरिका देश के थे। ये भी सवाल बनता है। और अमेरिका देश के थे तो ये क्या थे? तो हरित क्रांति की जनक माने जाते हैं, विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिए, कौन कृषि वैज्ञानिक ने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने बताई है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो बोरलॉग जी जो थे कृषि वैज्ञानिक हैं, ने क्या बताया कि भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति दी थे भारत में, याद रखिएगा,
ठीक है, तो बोरलॉग जी ये थे। आपसे और सवाल पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं। विश्व में तो आप जान गए बोरलॉग जी हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है, तो हम जानते हैं MS स्वामीनाथन, है ना। ये सवाल आप पढ़े होंगे, तो आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कहने का मतलब जनक मानते हैं उनको हम भारत का, किसके मामले में, हरित क्रांति के मामले में, तो हम MS स्वामीनाथन को मानते हैं। स्वामीनाथन ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है। अब हरित क्रांति का शब्द की बात करते हैं तो कौन लाया भाई, कौन इसके हैं, इस शब्द का उच्चारण करने वाले व्यक्ति कौन है, प्रतिपादक कौन है, ये सवाल पूछता है। तो विलियम गॉड्स, कौन है, विलियम गॉड्स, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल क्या पूछे, आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IADP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IADP बोलते हैं, जिसका हिंदी में बोलते हैं कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसे बोलते हैं। तो भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो चलता है, कब प्रारंभ किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया, तो 1960 से 61 ईस्वी में किया गया। इस सब पंचवर्षीय योजना के तहत ये सब आया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, सब जुड़ा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में गहन कृषि जो जिला कार्यक्रम है, जिसे IADP बोलते हैं, उसे कब शुरुआत की गई, तो 1960-61 ईस्वी में की गई। 1960 और 61 के जो है शुरू की गई। गहन कृषि क्षेत्र, ठीक है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है, जिसे हम बोलते हैं IAP बोलते हैं, कब इसकी प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 1964 से 65 में किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बीच किया गया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम की बात करें, जिला कार्यक्रम की बात करें, D माने डिस्ट्रिक्ट, तो जिला डिस्ट्रिक्ट है ना, और P से प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें देखिए, ये दोनों को मैंने समझा देता हूँ, ऐसा ना कि क्वेश्चन आए तो गड़बड़ा जाए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए होंगे, आप पढ़ लिए होंगे। तो भारत में गहन कृषि जिला की बात करेगा, जिसमें D लग गया, IADP लग गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। अगर इसकी शुरुआत बोले तो 60 से 61 बताइएगा। अब देखिए क्षेत्रीय की बात करें, क्षेत्रीय की बात करें, एरिया की बात करें, ए लग गया, तो आप बताइएगा 1964 से 65। ट्रिक समझ में आ गया, मतलब I तो सब में है, A भी सब में है, लेकिन A और D में अंतर है। यहाँ पे A जो एक और आएगा, ये क्षेत्रीय हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा। एक अब P तो जो है प्रोग्राम, तो आप जानिए रहे, लेकिन एक D आ जाएगा, मान लीजिए IADP आ जाएगा, D आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 और 61 में, और A आ गया, तो आप याद रखिएगा 1964-65 में, मतलब क्षेत्रीय की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ट्रिक, मेरा समझ में आया ट्रिक, आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप भूलिएगा अब नहीं, अगर ध्यान से समझ गए होंगे तो ट्रिक। तो जहां आ जाएगा D का, D मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो कृषि जो कृषि जिला के अगर कार्यक्रम की बात करेगा, तो आप याद रखिएगा 1960 से 61। अगर A मतलब क्षेत्रीय की बात करेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, तो क्षेत्रीय के मतलब एरिया की बात करेगा, तो हम 1964 और 65 याद रखेंगे। तो याद रखिएगा गहन कृषि तो आप जान ही रहे हैं, तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम की बात हो या आपसे या गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम की बात हो, तो दोनों का डेट आपको मैंने बता दिया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, अगर समझ गए तो कमेंट तो बनता है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, क्या ध्यान देना होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ विश्व की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, मतलब हमारा देश मतलब भारत की बात हो रही है, ऐसे याद रखेंगे। तो देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कहिए कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा, यहाँ पे देश की जगह पे दे दे भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो 1970 में बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, जब ऑपरेशन फ्लड है तो ऑपरेशन फ्लड है क्या भाई, तो ऑपरेशन फ्लड अगर है तो देखा जाए तो आगे हम तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब है श्वेत क्रांति, ये समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है के सूत्रधार कौन माने जाते हैं, तो सूत्रधार मतलब इसके जनक कहिए, ठीक है, निर्माणकर्ता बताइए। तो आगे तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब तो आप जान गए श्वेत क्रांति है। इसके सूत्रधार हैं वर्गीज कुरियन, क्या नाम है, वर्गीज कुरियन जी हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, वर्गीज कुरियन जी हैं। आपसे पूछे कि देश में दूध
की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो 407 ग्राम है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो देश में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो 407 ग्राम होते हैं। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि भारत के किस राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है? तो याद रखिएगा पंजाब में है। ठीक है, दूध की सबसे ज्यादा अगर बात करें, ऑपरेशन फ्लड क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, दूध से ही संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कहाँ होती है? तो पंजाब में। अब पंजाब में कैसे याद रखिएगा? तो पंजाबी लोग दूध, मक्खन, दही ये सब खाने में माहिर होते हैं, तो याद रखिएगा आप पंजाब में ये सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। वही प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता जो है कितना ग्राम है? तो 1181 ग्राम है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो कैसे बोलेंगे? 1181 ग्राम है। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति का संबंध क्या है भाई? तो मत्स्य पालन से है। तो नीली क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछे तो मत्स्य पालन बता दीजिएगा। तो नीली क्रांति मतलब मछली, मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? ये बुक खुद जवाब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं कुछ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? दूसरा, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा ही रखता है। एशिया मत्स्य उत्पादन में अगर देश में भारत कितना स्थान रखता है? दूसरा ही रखेगा, एशिया में भी। और अगर आपसे पूछे कि एशियाई मत्स्य उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो हमारा चीन, पड़ोसी, हमेशा याद रखिएगा चीन है। इस मामले में चीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खाता भी ज़्यादा है ना, हम लोग नहीं खाते उतना। ठीक है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत जो है सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी जो है सबसे ज़्यादा है। तो भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी सबसे ज़्यादा खपत है। आपसे पूछे किस प्रकार के उर्वरक जो होते हैं, उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? तो पोटाशियम पे है, पोटाशियम पे है। समझ रहे? अगर मेरी बात को पढ़ने में समझने में दिक्कत अब नहीं हो रही है तो बताइएगा। अगर याद नहीं होता है तब बताइएगा। याद अगर हो जाए तो जरूर कमेंट करिएगा, हौसला दीजिएगा। चलेंगे आगे। चलिए, कुछ उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। भारत का स्थान कितना है? तीसरा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किस देश में होता है? तो चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो पुर्तगाल से आया। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा, इसलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? दूसरा है। आपसे पूछेगा सबसे पहले बात क्वेश्चन कि बताइए सर, या बताइए आप लोग कि भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहां से आया? तो पुर्तगाल से आया। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो दूसरा है। ऐसे याद कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, अब पूछेगा कि भारत में कौन सा प्रदेश जो है उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? तो हमारा राज्य कौन? तेलंगाना जो नया बना है वो रखता है, याद रखिएगा। ऐसे पहले आंध्र प्रदेश था ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था, तो क्या था? आंध्र प्रदेश, लेकिन अब तेलंगाना में चला गया तो तेलंगाना है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की बात करें, खपत जो है कितना किलोग्राम है? तो 133.12 किलोग्राम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, खपत है। अगर आपसे पूछे उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, ये भी जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो 94% जो है हमारा घरेलू उत्पादन से ही पूरा करता है, ये जान लीजिए। आपसे पूछे भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत जो हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82% करता है। घरेलू उत्पादन समझ रहे हैं? घरेलू उत्पादन, जीडीपी का नाम सुने हैं ना, वही तो है घरेलू।
जीएनपी होता तो नेशनल हो जाता, अब जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पे चले जाते, लेकिन हमारा जीडीपी, खुद हमारा जीडीपी घरेलू उत्पादन से हमको 82% पर प्राप्त हो जाता, मतलब भारत में। याद रखिएगा। उर्वरकों के मामले में अगर बात करें, सोच रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के किस प्रदेश में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारे कर्नाटक में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछेगा कि भारत के किस राज्य में बताइए कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। प्रदेश हो या राज्य हो, एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में मोटे अनाजों का जो है उत्पादन करने वाला राज्य हमारा राजस्थान है। तो मोटा अनाज हमारा जब भी याद आए तो बालू को याद कीजिए, बालू रेगिस्तानी याद कीजिए और राजस्थान को याद कीजिए। तो मोटा अनाज कहाँ मिलेगा भारत का? हमारे राजस्थान राज्य में मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे याद कर सकते हैं ना। अब बात करिए दलहन, दलहन भी तो मोटे अनाज होते हैं। दलहन की अगर बात करें सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा भाई राजस्थान में होता है, ये तो याद हो जाएगा। अब मोटा अनाज की बात करें तो मोटा अनाज में दलहन तो मोटा अनाज ही आएगा ना। तो मोटा अनाज कहाँ है? जहाँ राजस्थान रेगिस्तान बालू जैसा मोटा मोटा एकदम मिलेगा। तो कहाँ भाई? राजस्थान कहाँ है? राजस्थान में, मतलब रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में, सॉरी। और राजस्थान में क्या मिलेगा? मोटा अनाज मिलेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसे याद करेगा। तो भारत में मोटा अनाज के उत्पादन की बात करें तो राजस्थान, अगर दलहन की सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान याद रखिएगा। अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है, ये जान लीजिए। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा बनाने के कारण चावल के मामले में हमारा पश्चिम बंगाल कुछ ज़्यादा ही आगे रहता है। क्योंकि अगर मेरा ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाएगा, क्योंकि उसमें 100% क्वेश्चन सही बताया गया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो भारत में कौन सा राज्य जो है चावल का सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं पश्चिम बंगाल हमारा सर्वाधिक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उत्पादन के मामले में भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी लिख के ले लीजिए, ये जरूर याद रखिएगा। आपसे और सवाल पूछता है कि भारत में किस प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में आलू सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए आलू खाने में मजा कुछ और आता है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो गुजरात। मूंगफली गुजरात, ऐसे याद रखेंगे। कपास उत्पादन में अगर पूछे कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो गुजरात। कपास और मूंगफली के मामले में अगर बात करें तो गुजरात को याद रखिएगा। और सवाल आपसे पूछते कि रबड़ के मामले में, तो भारत में प्रमुख रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हमारा केरल है, और केरल में सबसे ज्यादा रबड़ के मामले में जाना जाता है भारत के राज्यों की बात करें तो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे सवाल बनता है, तो आगे सवाल को भी हम फटाफट करते हैं। तो आगे सवाल है कि भारत के किस प्रदेश में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश। आलू, आम, ये सब उत्तर प्रदेश, टिक लगा के आ जाइएगा, एकदम सही होगा तो होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। कॉफी के मामले में कर्नाटक को टिक लगा दीजिएगा, रबड़ के मामले में केरल को टिक लगा दीजिएगा, मूंगफली के मामले में गुजरात को, कपास के मामले में गुजरात को, ऐसे लगा के टिक आ जाएगा। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणीय राज्य अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र बता दीजिएगा, आप अच्छे से जानते हैं, है ना। प्याज के उत्पादन में कौन सा है भारत का अग्रणीय राज्य? महाराष्ट्र, भूलिएगा नहीं, याद रखेंगे। आपसे और सवाल पूछेगा भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आलू भी मिलता है भाई, आलू भी सबसे ज्यादा मिलेगा। आपका आम का उत्पादन भी सबसे ज्यादा करता है उत्तर प्रदेश, और गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश, भूलिएगा नहीं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश बता दीजिएगा, एकदम 100% मैं बोलता हूं। तो भारत में अगर फलों का सर्वाधिक अगर बात करें, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। याद होगा? याद हुआ तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। अगर आपसे अगर पूछे कि विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, यह जरूर ध्यान रखेंगे। तो विश्व में अगर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक अगर देश पूछे तो चीन को टिक लगा के आ जाएगा, 100% सही हो जाएगा, ये लिख के लीजिए। आगे पढ़िए। आगे अगर आपसे पूछे गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आप जानते हैं रूस का। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि गेहूं निर्यात के मामले में अगर बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान रखता है रूस, निर्यात करने के मामले में। ये ध्यान रखिएगा, आयात नहीं करता, निर्यात करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा स्थान रखता है? तो आप जानते हैं रूस प्रथम स्थान रखता है विश्व में, वर्ल्ड में, है ना। देखिए, अगर पर्सनली अगर जानना है या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है या किसी भी तरह का पॉइंट मतलब आपको सजेशन लेना हो, तो मैं इस पे सजेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि सबके अलग अलग विचार होते हैं। किसी को सजेशन की आवश्यकता होती है, किसी को नहीं होती। किसी को
किस तरह के बुक की तैयारी की आवश्यकता है वो सबका अलग अलग विचार है, किसी को पसंद नहीं आता, किसी को आता। तो उसमें हम नहीं चाहते कि आपको वीडियो बना के हम टाइम वेस्ट करें, तो इसलिए वीडियो में हम ये सजेशन नहीं देते। इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे। और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नलिन अकाडमी शिक्षा मंच से ही बना हुआ है। उसमें आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की नॉलेज लेना हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये बोलना आवश्यक था क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे वीडियो में नहीं बोलते, हम जानबूझ के नहीं बोलते, क्योंकि सजेशन देना तो बहुत यूट्यूबर आपके टीचर बहुत हैं जो कि बताएंगे। भारत में कौन सी फसल वर्ष भर बोई जाती है? तो मक्का वर्ष भर बोई जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। भारत में कौन सी फसल जो है वर्ष भर बोई जाती है? तो मक्का बोई जाती है। भारत में किस प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश। ऐसे आप सुने होंगे कि मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन हम सुनते थे केरल को, है ना, सुनते थे कि नहीं? लेकिन अब जो है अभी जो है चेंज हो गया है। तो आप याद रखिएगा, भारत में किस प्रदेश में मसालों का सबसे ज्यादा होता है? तो मध्य प्रदेश। ये एकदम सही करेक्ट है, एकदम चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सही मैंने बताया है। क्योंकि अब जो है केरल की जगह पे मसालों के मामले में अगर देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश आगे हो गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है आंध्र प्रदेश है। जैसे तंबाकू आए, आंध्र प्रदेश को टिक लगा दीजिएगा, आंख बंद करके। आंध्र प्रदेश तंबाकू। देखिए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश आम उत्पादन करने में आगे है, आलू उत्पादन में है, गन्ने उत्पादन में है, सब में तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे है ना? ऐसे याद करिएगा। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। समझ गए? आगे चलिए। अब बात करते हैं विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां स्थान है। ये मत सोचिए कि कॉफी उत्पादन में हमारा कर्नाटक, जो भारत का राज्य जो कर्नाटक है, वो सबसे आगे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉफी के मामले में हमारा दूसरा स्थान, नहीं, कॉफी के मामले में हमारा वर्ल्ड में इंडिया का 7वां स्थान है, ये जरूर याद रखिएगा। और अगर स्टेट में पूछे तो कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पठार है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी पठार है। और ये क्वेश्चन पता है, आप अगर स्टेट का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें 100% ये क्वेश्चन आना चाहिए था, क्योंकि आया था। आप ध्यान रखिएगा, पूछा था कि मानसून के हिसाब से चाय का और मानसून के हिसाब से कॉफी का बताइए, क्षेत्र बताइए। तो ये दक्षिणी पठार बहुत लोग नहीं लगाए थे, और ये मैं चैलेंज देता हूं, लेकिन जो लगाए होंगे 100% उनका सही होगा। स्टेट का अगर जो एग्जाम दिए होंगे। आपसे सवाल, विश्व में चाय निर्यात के मामले में अग्रणी देश हमारा चीन ही है, ये जानते हैं आप? चीन चाय के मामले में है। आपसे याद रखिएगा, विश्व में कॉफी के अधिकतम उत्पादन के मामले में बात करें तो ब्राजील हमारा कॉफी के मामले में बहुत आगे माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन देखिए। विश्व में के नारियल उत्पादन देशों में भारत का स्थान कितना है? तीसरा। नारियल के उत्पादन में तो साउथ इंडिया तो ज्यादा रहेगा ना नारियल के मामले में, है ना? ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर याद करें, वर्ल्ड में नारियल उत्पादन देशों में अगर भारत का स्थान पूछते हैं आपसे वर्ल्ड में, तो आप क्या बताइएगा? तीसरा स्थान है हमारा भारत का, इंडिया का, है ना? ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कितना है, तो आप बताइएगा चतुर्थ है, चौथा है, याद रखेंगे। ये सब सवाल पूछा हुआ है, पूछता है, और ये हम रेलवे के एग्जाम में भी बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन तो रेलवे 100% पूछता है। नहीं तो पलट के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, ये देख लीजिएगा। आपसे सवाल है कि विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कितना है? तो चतुर्थ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और अगर बात करते हैं कि मोटे अनाज का जो है विश्व में बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा मोटे अनाज के मामले में कौन सा है स्थान, तो भारत का है, ये याद रखिएगा, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आपसे पूछेगा चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व में जो है रेशम उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है, तो चीन है। तो विश्व में अगर वर्ल्ड में पूछे रेशम उत्पादन करने वाला जो अग्रणीय देश आगे कौन है, कौन सा देश है, तो चीन देश है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का जो है प्रथम स्थान है, तो भारत का प्रथम स्थान है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा
कि विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो भारत का स्थान है। तो आम तो हम जानते हैं भाई उत्तर प्रदेश, केला बताइए कहाँ का है, बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो आगे तो केला से सवाल बनने वाला है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तंबाकू उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है तंबाकू के मामले में। सोचिए ये बात, ये वाला हाल है ना, दूसरा स्थान है तंबाकू मामले में। और भारत राज्य में तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो पहला स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कितना है, पहला स्थान है। अगर आपसे पूछे गेहूं निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो छठा रखता है गेहूं के मामले में। सोचिए गेहूं के मामले में छठा और चावल के मामले में पहला। भारत का दूध उत्पादन में विश्व का स्थान कितना है, तो प्रथम। दूध उत्पादन में प्रथम, चावल के उत्पादन में प्रथम, याद रखिएगा। ये सब चीज आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा भारत चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है, तो 25% जो है निर्यात करता है। तो ये आंकड़े को ध्यान रखना है, 25% इस बुक के हिसाब से। भारत कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जो है विदेशों को निर्यात कर देता है, तो 80% जो है निर्यात करता है। भारत कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जो है विदेशों को निर्यात करता है, तो 80% करता है। सोचिए विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस देश का है, तो थाईलैंड का है। तो आपसे पूछेगा कि विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो थाईलैंड का है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन है, तो चीन है। तो तंबाकू का उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी करता है, दोनों काम करता है। तो कौन करता है, चीन करता है। विश्व में चीनी जो चीन है, खाते हैं हम लोग, चीनी खाते हैं, है ना। चीनी का, शक्कर जिसको कहते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र कौन है, तो ब्राजील है। तो चीनी के मामले में अगर वर्ल्ड में पूछे कि कौन है, तो याद रखिएगा उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो ब्राजील है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है, तो चीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, ये भी याद रखेंगे, है ना। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। ये देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा अगर अफीम उत्पादक देश अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा अफगानिस्तान, ठीक है। और बात करें तंबाकू के मामले में, तो चीन हमारा दोनों है, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों करता है, मतलब उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, ये भी ध्यान रखिए। अंडे के मामले में थोड़ा सा बढ़िया से बता देता हूँ कि अंडा उत्पादन में विश्व का अग्रणीय राष्ट्र कौन है, तो चीन ही है। और अंडा उत्पादन में भारत का जो है विश्व में स्थान कितना है, तीसरा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अफीम के बारे में तो पढ़िए लिए। अब चलिए सब्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सब्जी उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, तो दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन के मामले में। मतलब सब्जी के मामले में अगर देखा जाए भारत का दूसरा स्थान है, और याद रखिएगा वर्ल्ड में, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, तो खदानों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। ये जान लीजिए भारत को, अगर आपसे पूछेगा कि आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है भारत किस उत्पादन में, तो खदानों में। अगर पूछे भारत में किस फसल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में होता है, तो धान में सर्वाधिक क्षेत्र में होता है, सर्वाधिक खेती होता है धान फसल में, याद रखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, चावल है भाई, इसमें हम पहले हैं भाई। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत राज्य जो है कौन सा है, किस राज्य को बोलते हैं, नागालैंड को। अब देखिए झूम की खेती और कृषि के बारे में तो आप जानते हैं कि झूम की कृषि जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो प्रतिशत में अगर पूछ रहा है तो हम जानते हैं नागालैंड में किया जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। कृषि जो लागत है एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अगर पूछे कि कहाँ है, कहाँ बना हुआ है कृषि के संबंधित जो संस्थान है, वो नई दिल्ली में बने हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, चलिएगा। अब इस चीज़ को देखिए, कृषि उपज, यहाँ पे थोड़े स्मॉल कर देता हूँ। देखिए कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषणा की जाती है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग को, मतलब जो नई दिल्ली में इसकी संस्था बनी हुई है ना। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना अगर पूछे आपसे तो 1965 बताइएगा, 1965 बताइएगा, जो कि नई दिल्ली में इसके मुख्यालय किसका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का,
ठीक है। आपसे पूछेगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो है बता ही दिया, सॉरी इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ। आगे चलिए, एक मार्ग क्या है, तो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता जो है आश्वासन मोहरे, ठीक है, आश्वासन मोहरे जो होते मोहर दिया जाता है उसका है। देखिए, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, कृषि विपणन, क्या बताइएगा, कृषि विपणन से है। तो शंकर लाल गुरु समिति का अगर आपसे पूछे संबंध क्या है तो कृषि विपणन से है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू किया गया, तो 1937 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो एक मार्ग एक्ट शुरू हुआ था, भारत में लागू किया गया था, पूछेगा आपसे तो कब, तो 1937 में किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्तमान के कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत जो है संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं, तो 65% करवाए जाते हैं। आंकड़े हमेशा बोला हूं थोड़े अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, तो 15 माह से कम दिया जाता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन जैसा हुआ है, अगर मैं वैसा ही पढ़ूं तो फिर मेरा पढ़ाना और वन लाइनर का पढ़ाना फिर फर्क क्या है ना। तो वन लाइनर में जो आप खुद पीडीएफ ही मांग रहे हैं तो पीडीएफ तो खुद आप पढ़ लीजिएगा, फिर तो हमारी आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को कभी कभी बीच में जो छोड़ता हूँ, लास्ट में मैं उसे मैनेज करता हूँ, सजानता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप एक बार भरोसा करके ध्यान से सुनिए, आपको 100% याद होगा, 100% आपको क्वेश्चन लड़ेंगे, और 100% मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ से आप खुद पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि किताब तो आप सब ले सकते हैं, किताब खुद पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैं क्वेश्चन बीच में अगर जो मैं छोड़कर आगे बढ़ता हूँ, ये कारण है क्योंकि उसमें मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ। अब इसका हूबहू पढ़ूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा ना, इसलिए थोड़ा सा तो आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे प्लीज़। तो चलिए, तो थोड़े से पढ़ाने के तरीकों को चेंज करना चाहता हूँ, जानबूझ के करता हूँ कि आपको याद हो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है जैसा, तो ऐसा तो चलिए कोशिश करूँगा भाई आप ही सबकी बात मानूं, लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा फॉलो करें। क्वेश्चन जैसे पढ़ता हूँ सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, गलत कोई नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब एक दो आंकड़े डेढ़ तो सब में अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें आंकड़े ही अलग अलग हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इस बुक का आंकड़ा अलग है और भी बुक के आंकड़े अलग हैं, तो सारे बुक पढ़ाऊंगा तो सारे बुक का आंकड़े बताता जाऊंगा, इसमें तो मेरी गलती है नहीं, है कि नहीं, क्योंकि मैं तो अपने फाउंडर तो हूँ नहीं किताब का, अगर रहूँगा तो मैं भी अपना आंकड़ा बताऊँगा। चलिएगा, थैंक यू जो सपोर्ट करते हैं और जो कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, हम हमेशा रहेंगे। चलिएगा, तो खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिए जाता है, मतलब ऋण दिया जाता है, तो 15 माह से कम को दिया जाता है। ये तो आप पढ़ लिए। आपसे पूछता है मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि अगर पूछे आपसे तो 15 माह से 5 वर्ष तक होते हैं, तो 15 माह से लेके 5 वर्ष तक होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अवधि मतलब होता है समय, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे दीर्घकालिक कृषि ऋण की बात करें, दीर्घकालिक मतलब बहुत लंबे समय से, जो कृषि ऋण जो है किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, तो 5 वर्ष से अधिक के लिए जो है किया जाता है। देखिए, मध्यकालिक कृषि अगर ऋण पूछ दे आपसे, उसका समय पूछ दे तो 15 माह से जो है 5 वर्ष तक होता है। दीर्घकालिक पूछ दे मतलब सबसे ज्यादा, दीर्घ मतलब लंबा समय तक के लिए। दीर्घकालिक कृषि ऋण का पूछ दे अवधि तो 5 वर्ष से अधिक के लिए बोला गया है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब जो है प्रारंभ हुआ, कब शुरुआत हुआ, तो याद रखिएगा 1998 से 99 ईस्वी में किया गया, ऐसे याद रखेंगे। 1998 से लेके 99, ये याद रखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, तो याद किया जनवरी 2004 में। ये सवाल हूबहू पूछता है, पूछेगा आपसे कि किसान आयोग जो है, राष्ट्रीय जो किसान आयोग जो है उसका गठन जो है कब किया गया, तो जनवरी 2004 में। आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रीय जो किसान आयोग का मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा, कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ है, तो नई दिल्ली में है।
और नई दिल्ली में है तो इसका गठन कब हुआ? जनवरी 2004 में, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का जो है प्रारंभ या शुरुआत कहिए कब किया गया? तो जनवरी 2004 में ही किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, समझ रहे हैं। आपसे पूछे कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई भाई? तो कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जो कि आप टीवी के प्रसारण पे देखते हैं, नेशनल टीवी पे देखते हैं, ये सब जो किया गया है, जो है किसान कॉल सेंटर की स्थापना जो किया गया है, ये उद्देश्य इसका इसीलिए था कि भाई कृषि संबंधी आपको सलाह जो है मिलता रहेगा, ठीक है, सलाह मिलता रहेगा, उसकी सेवा उपलब्ध कैसे करना है इसका फायदा बताया जाएगा, तो यही उद्देश्य रखा गया था, समझ गए आप। अब देखिए, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 4% रखा है। कितना प्रतिशत? 4%। ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में पता है 4 पॉइंट कुछ दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो सबके आंकड़े अलग अलग हैं, आंसर लेकिन सबका मिलाकर देता है, आंकड़े बहुत कम देते हैं। हम अभी तक प्रीवियस ईयर में देखे हैं आंकड़े बहुत कम देते हैं, क्योंकि आंकड़े पे डाउट रहते हैं सभी बुक को, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और डेट की बात करते हैं तो हिस्ट्री ये सब का डेट देगा, क्योंकि सेम जो डेट फिक्स है वही रहता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में दिया गया है? तो इंद्रधनुष जो है क्रांति में दिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में दिया गया है? तो इंद्रधनुष क्रांति में दिया गया है। आपसे पूछेगा भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है स्थित है कानपुर में है, ये भी सवाल आपसे वो पूछेगा कि बताइए कि भारतीय दलहन शोध संस्थान खुला है, कहाँ खुला है भाई? तो कानपुर में खुला है। आपसे ये पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो है अकादमी है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। कहाँ बताइएगा? हैदराबाद में। तो आपसे पूछे कि भारतीय जो राष्ट्रीय जो कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो है, ये देख रहे हैं अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। तो भारत में ही है ना, कहाँ है? भारत में ही है, हैदराबाद में, ये ध्यान रखिएगा। भारत दलहन शोध संस्थान तो मैंने बताया कानपुर में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए कि भारत जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति का जो है वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इंद्रधनुष की क्रांति के रूप में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट किया इसको। देखिए, अब तो आप ये तो जान गए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो प्रबंधन है अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ये तो आप जान गए। अब लेकिन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन ठीक है, क्या बोलते हैं? विपणन संस्थान जो है स्थित कहाँ है? तो जयपुर में। ये पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान खुला था वो कहाँ खुला था? तो जयपुर में खुला था। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई भाई? तो पंतनगर में। कहाँ? पंतनगर में। तो आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ? तो पंतनगर में हुआ, ये ज़रूर याद रखिएगा। आपसे और भी जो है भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिक जो होते हैं, मजदूर होते हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो किया गया है मतलब प्रारंभ करने का मतलब शुरुआत किया गया है, तो याद रखिएगा वो है RLEGP, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। तो भूमिहीन कृषि या श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जो उपलब्ध कराए गए हैं वो कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं उसे RLEGP के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ? तो 1999 से 2000 के बीच लागू हुआ था। तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1999 या 2000। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा जो है प्रयोजित किया जाता है? तो GIC के द्वारा, ठीक है, GIC के द्वारा। अगर आपसे पूछे केंद्र कृषि मंत्रालय द्वारा व्यापक फल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ मतलब कब शुरुआत की गई? तो अप्रैल 1950 ईस्वी में किया गया, ये सवाल पूछता है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि भारत के किस प्रदेश द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना जो है प्रारंभ की गई? प्रारंभ मतलब शुरुआत की गई, तो उत्तर प्रदेश में की गई। तो पूछेगा कि भारत के किस प्रदेश द्वारा छोटे किसानों के लिए मतलब छोटे जो फार्मर होते थे उनके लिए एक खलिहान बीमा योजना शुरू किया, वो किया कौन सा राज्य भारत का? तो उत्तर प्रदेश किया, ये सवाल है।
किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जाती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो 1551 नंबर डायल कीजिए। आपको जो भी कृषि का जानकारी लेना है आपसे कांटेक्ट करिए। ये नंबर चेंज भी होते रहते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन अभी यही है 1551 कीजिए, बात कीजिए और खेती का बारे में जानिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1998 में हुआ। 1998 याद रखिएगा। 1998 में क्या हुआ, मतलब 1998 में क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ। ये सवाल आपसे बना। आपसे और सवाल क्या बनेगा, किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो कृषि उत्पादक के मामले में ये आगे होता है, याद रखिएगा, सिफारिश करता है। आपसे पूछेगा मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो हरियाणा में लागू किया गया, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आपसे पूछेगा किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया। ठीक है, SBI ने किया, भारतीय स्टेट बैंक ने किया, ये याद रख सकते हैं, है ना। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित क्या है? तो निर्यात योग्य कृषि, ये जो उत्पादक से है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या बताइएगा, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है। आपसे और क्या पूछे, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं कर सकता, ये कथन किसका है? तो आपसे यही पूछेगा, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये बोलने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का ये कथन है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए चावल की बात करते हैं, तो चावल का जो है IR20 किस फसल की अधिक पैदावार देने वाला किस्म है? तो चावल अधिक पैदावार देने वाला जो है किस्म है, ये सवाल है। आगे सवाल है बीज का संबंध जो है किससे है? कपास से है, ये सवाल पूछता है। IR20 जो है फसल जो है चावल उत्पादन जो है पैदावार ज़्यादा करता है, ज़्यादा किस्म जो IR20 है ना, ये ज़्यादा पैदावार करता है चावल का। याद रखिए, चावल के जो किस्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैदावार होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। देने वाला एक तरह से फसल है ये। VT आप कपास से है, ये आप जान गए। HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता क्या है? नव कृषि नीति कहते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से है, उद्यान कृषि से है, ये आप जानते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा। तो याद रखिएगा, अगर देखिए द्वितीय हरित क्रांति का बात करेगा तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछे तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है कितना? विषय कितना है? 20 है विषय। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या अगर पूछे तो 20 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में। कब किया गया? 1986 ईस्वी में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। योजना पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होता है। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि जो संगठन है जिसे FAO बोलते हैं, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो रोम में बताइएगा। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करेगा, उसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? रोम में। क्लियर। आपसे पूछेगा न्यूनतम बिक्री मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने की आश्वासन देती है कहलाता क्या है? समर्थन मूल्य कहलाता है। इसे हिंदी में हम समर्थन मूल्य ही कहते हैं। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक जो है कौन है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि नई दिल्ली में इसकी जो है संस्था है, संगठन है, इसका जो है ऑफिस का ये वहाँ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यालय कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, है ना, जो कि ऊपर पढ़े। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है संबंधित है कपास से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा पीली क्रांति जो है संबंध किससे है? तिलहन से है। तो पीली क्रांति पूछे, सिल्वर फाइबर क्रांति पूछे तो कपास, पीली क्रांति पूछे तो तिलहन, रजत क्रांति पूछे तो अंडे एवं मुर्गी से है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा।
आपसे पूछेगा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 6 अप्रैल 1948 को किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1948 को किया गया। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुआ, ये तो आप जान गए। लेकिन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948 को की गई। आपसे और सवाल पूछता है कि भारत सरकार द्वारा जो है, याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 24 जुलाई 1991 को, मतलब 1991 को, तो 24 जुलाई 1991 को। ये ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या? तो देखिएगा, तो भारत में लघु उद्योग पर जो है, लघु उद्योग की बात हो रही है, भारत में लघु उद्योग पर औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो आप याद रखिए, 1977 की जो औद्योगिक नीति है उस पर जोर दिया गया था। तो 1977 में जो 77 की जो औद्योगिक नीति थी उस पर ज़्यादा दिया गया था। ठीक है, उसी नीति का प्रस्ताव में जो है अधिक जोर दिया गया था लघु उद्योग के मामले में। ठीक है, ये सवाल हुआ था। भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 3 बताना है। कितने? 3 बता देने हैं, 3, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को चलिए आगे चलते हैं। तो आप इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पर आता है। अब सोचिए, वाणिज्य हो, मतलब कॉमर्शियल क्षेत्र की बात हो, या व्यापार क्षेत्र की बात हो, है ना, व्यापार हो तो पर जो है सरकार जो हमारा कंट्रोल करती है, जो गवर्नमेंट हमारा कंट्रोल करती है, किसके अंतर्गत आता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र पे आता है। ये समझ गए? ऐसे ही तो सवाल बनते हैं। आपसे और क्या पूछेगा? सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, आप जो लोकल हम लोग बोलते हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं, कि कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में आता है, तो 14। ठीक है, तो 14 नवरत्नों की श्रेणी में आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो 14 उपकरण नवरत्नों की श्रेणी में आता है, ऐसे सवाल बनते हैं। नवरत्न कौन कौन है ये हम जरूर बताएंगे लास्ट में, वेट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर जो है कब शुरू हुआ था, तो 1951 से 52 में हुआ था। ये सवाल हूबहू पूछता है। आपसे पूछेगा भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। किसे? वी कृष्णमूर्ति। आपसे पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपकरणों की बात करें, उसके जनक कौन है भाई, ये सवाल पूछता है कि नहीं, तो कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। और इसका डेट अगर पूछे, दौर पूछे, तो 1951 से 52 बोला जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र का। अगर आपसे पूछे भारत में किसकी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान आधारित है, तो लघु उद्योग पर आधारित है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? भारत के कुल औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योग का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, तो 45% है। कितना प्रतिशत है? 45% है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और सवाल पूछता है कि एक शीर्ष संस्थान के रूप में लघु उद्योग को नियंत्रण प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे SIDO बोलते हैं, की स्थापना कब की गई, तो 1954 ईस्वी में की गई। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि लघु उद्योग विकास संगठन मतलब SIDO की स्थापना कब की गई, डायरेक्ट, तो 1954। सोचिए, इतना क्वेश्चन को हम जो पढ़े, इसको हम मान लीजिए हटा देते हैं, तो क्या पूछ रहा है, लघु उद्योग विकास संगठन क्या है भाई, तो SIDO क्या है, तो इसकी स्थापना कब हुई, यही ना पूछ रहा है, तो हम बता देंगे 1954 में। लघु उद्योग विकास संगठन, जिसे SIDO बोलते हैं, द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की जो है अखिल भारतीय गणना कितना बार जो है की जा चुकी है, तो याद रखिएगा 3 बार की जा चुकी है। समझ गए? समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझिएगा। कहने का मतलब है कि लघु उद्योग जो विकास संगठन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIDO बोलते हैं, उसके द्वारा जो है पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है, तो 3 बार की जा चुकी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या है, तो IDBI है। समझ गए? IDBI है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो क्या बताइएगा? IDBI है, याद रखिएगा। तो IDBI है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार इसे रिपीट किया है। आपसे पूछेगा भारत में कौन सी संस्था जो है
उद्योग की दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। तो याद रखेंगे, भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो उद्योग की दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो वो कराती है यूटीआई, एलआईसी, याद रखिएगा, जीआईसी, ये तीनों जो है करवाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि आगे चल के हम इसका फुल फॉर्म भी पढ़ेंगे। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे आईएफसीआई का करवाए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आईएफसीआई जो है क्या है? औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने की एक संस्था है, याद रखिएगा, जो कि सबसे पहले ये स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले हुआ था, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, भारत में औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे, वित्त निर्माण बोर्ड और औद्योगिक जो ये हैं, ठीक है, तो भारत में औद्योगिक एवं वित्त निर्माण बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो ये ध्यान रखिएगा, जनवरी 1992 में हुआ था। तो याद रखेंगे 1992 में हुआ, जनवरी 1992 में हुआ। किसका भाई? तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना हुआ कहाँ? तो भारत में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जनवरी 1992 में। आपसे पूछेगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? आईएफसीआई। लीजिए, आईएफसीआई का आप देख रहे थे ऊपर, ये देखिए, देख रहे हैं आईएफसीआई। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। देख रहे हैं, दे रहा है कि नहीं? तो इसका बताइए। तो भारतीय आयोग वित्त निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईएफसीआई बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुआ? 1948 में। तो इसकी स्थापना कब हुआ? 1948 में। समझ गए? और ये सबसे पहले जो है स्थापना की गई तो किसको? तो आईएफसीआई का, जो कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था थी। ये जरूर याद रखेंगे। देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें सवाल है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। यह सवाल हूबहू पूछता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। और सवाल पूछते हैं कि भारत में औद्योगिक समूहवार गैर समूह उद्योग जो है, भारत में उद्योग समूहवार गैर समूह उद्योग क्षेत्र में बकाया ऋण के लिए रूप में ऋणनियता, क्या नाम है? ऋणनियता किस उद्योग में सर्वाधिक है? तो वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक है। अब देखिए, बात हम करें भारत में उद्योग की बात करें या समूहवार की बात करें या गैर लघु उद्योग की बात करें, ठीक है, अगर उद्योग क्षेत्र की अगर बात करते हैं जिसमें बकाया ऋण के रूप में अगर हम जानते हैं कि उद्योग में सर्वाधिक कौन सा है, तो हम वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा है। तो वस्त्र उद्योग में ये ज़्यादा होता है बकाया ऋण के रूप में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सवाल आपसे हूबहू पूछता है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि देश में विनिवेश आयोग का स्थापना जो है कब की गई थी? तो अगस्त 1996 में की गई थी। तो आपसे पूछेगा देश के विनिवेश आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे तो अगस्त 1996 बताइएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? तो पता है, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज की थी। तो आपसे पूछेगा केंद्र सरकार द्वारा एक गठित हुआ था विनिवेश आयोग ने क्या किया था कि सार्वजनिक जो क्षेत्र का जो था कंपनी जो होते थे, तो कौन से कंपनी होते थे? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज फूड होते थे कंपनी, जो कि उसे 100% शेयर बेचने की संस्तुति जो है की थी, मतलब किया गया था इसको, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे क्या सवाल पूछता है कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है कहलाती क्या है? तो बहुराष्ट्र कंपनी कहलाती है। आप अच्छे से जानते हैं, अगर मान लीजिए ऐसी कंपनी जो देशों में अपने कार्य संचालन करेगी तो उसे हम कहेंगे बहुराष्ट्र कंपनी, मतलब हर देश में ये अपना कंपनी चला रहा है तो उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहेंगे। राष्ट्रीय नवीनीकरण, राष्ट्रीय नवीनीकरण बोलते हैं कोष की स्थापना अगर आपसे पूछे कि किस उद्देश्य से की गई थी, तो उद्योग के आधुनिकीकरण के बाद का विस्थापित जो हुआ था श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। तो पुनर्स्थापना ऐसे बोल सकते हैं, तो पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना जो है किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो आप बताइएगा उद्योग के आधुनिकीकरण के बाद जो विस्थापित हुआ था श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु किया गया था। यह सवाल आपसे पूछेगा। आपसे ये सवाल तो इंपॉर्टेंट पूछेगा, देश के नए औद्योगिक
उत्पादन सूचांक का आधार वर्ष कितना है? तो 2011 और 12 है। तो 2011 और 12 को माना जाता है नई औद्योगिक उत्पादन सूचांक का आधार वर्ष माना जाता है। ठीक है, ईयर्स माने जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप जानते हैं 45% है। कितने प्रतिशत है? 45% है, 45% है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक का आधार वर्ष क्या है? तो आप जानते हैं 2001 है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे और क्या सवाल पूछेगा? सवाल आपसे पूछेगा औद्योगिक उत्पादन सूचांक में सर्वाधिक भार जो है किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी सवाल पूछेगा। अब देखिए, इसकी अगर बात करते हैं तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग है। क्या है? चयनित आधारभूत जो है उद्योग होता है। योजना में जो कोर सेक्टर होते हैं उसका मतलब होता है कि चयनित आधारभूत, जो कि चुना हुआ एक तरह से उद्योग होना चाहिए, ये माना जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? चयनित आधारभूत उद्योग तो आप देख लिए। योजना मतलब कोर सेक्टर का तात्पर्य मतलब समझ गए, मतलब चुना हुआ एक जो है उद्योग होना चाहिए, आधारभूत होना चाहिए, ये था। अब सवाल है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई? तो 1955 में की गई। ये सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई? तो 1955 में की गई। ये सवाल पूछेगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई कब? 1964 ईस्वी में हुआ। ये सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना जो है कब की गई? देखिए, ऐसे बोला जाता है पुनः निर्माण या पुनर्निर्माण, ऐसे बोले जाते हैं। ठीक है, तो भारत औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। लेकिन अगर पूछे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की अगर बात करें, बैंक का जो है स्थापना कब की गई? तो 1978 में। समझ गए? पुनर्निर्माण हो या पुनर्निर्माण हो, दोनों को समझिए। तो भारत में औद्योगिक पुनर्निर्माण का मतलब ही एक ही होता है। पुनः निर्माण मतलब दोबारा बनने का मतलब वही होता है। अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि गलत बता दिए। मैं उच्चारण करने की कोशिश करता हूँ, उच्चारण को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी शब्दों को सुने प्लीज़। ठीक है, कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन कमेंट में शब्द को थोड़ा सुधारिएगा आप लोग भी। जैसे मैं रिप्लाई देता हूँ आप भी दें तो अच्छा लगता है ना। चलिएगा, इसमें फाइट नहीं हो रहा है कि आप मुझे कुछ भी बोल दें और मैं कुछ भी बोल दूँ, है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1990 में की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1990 में। जो सब्सक्राइब और लाइक करते हैं उनको दिल से थैंक यू। और मेरा स्लोगन याद रखिएगा, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरी देवी और देवता हैं, और आप हैं तभी हम हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये ज़रूर याद रखेंगे। चलिए आगे। वर्ष 1990 ईस्वी में IDVI के सहायक रूप में किसकी स्थापना की गई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की गई। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 1990 ईस्वी में IDVI के सहायक रूप में किसकी स्थापना की गई? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की गई। अगर पूछे लिमिटेड कंपनी से तात्पर्य क्या है? लिमिटेड मतलब कंपनी जो होती है उसका मतलब क्या है? तात्पर्य मतलब उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए, जिसमें शेयर होल्डर का दायित्व उनकी चुकता पूंजी, चुकता जो पूंजी होते हैं, पूंजी मतलब पैसा, समझ रहे, के सीमा तक सीमित हो। समझ गए? उनकी सीमित हो, सीमा एक बना होता है, बॉर्डर बना होता है, वहां तक सीमित होगा। तो लिमिटेड कंपनी का मतलब अगर आपसे पूछ दे कोई तो बता दीजिएगा ना कि जिसमें शेयर होल्डर तो होंगे, शेयर जो होल्डर होते हैं, शेयर करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, होल्डर ही कहलाते हैं, का दायित्व क्या है कि उनकी चुकता जो पूंजी होती है उसकी सीमा तक सीमित रहो। उतना ही सीमित होना है, ज़्यादा नहीं आगे उड़ना है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। सूर्योदय उद्योग जो है से क्या तात्पर्य है? देखिए, अब सूर्योदय उद्योग से मतलब अगर पूछे या तात्पर्य पूछे, उद्देश्य पूछे तो है क्या? कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित है ये। तो सूर्योदय उद्योग का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर, दूरसंचारण तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित है। ये समझ गए? इसका मतलब यही होता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का निवेश की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मेरा देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था के निवेश की दृष्टि से अगर आपसे पूछते तो क्या बताइएगा? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात है। यह जरूर याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो आप जानते हैं जर्मनी के उद्योग से की गई है। तो राउरकेला में इस्पात कारखानों की जो है स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के उद्योग से की गई है। आपसे अगर सवाल पूछे बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो रूस के सहयोग से। और ये चीज़ आप पंचवर्षीय योजना में पढ़ चुके हैं, है ना? पढ़े हैं ना? अब देखिए सवाल आपसे पूछता है जो कि मैं क्लियर कर देता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर निवेश की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ा तो लौह इस्पात है। अगर राउरकेला में जो इस्पात कारखाना बना था उसकी स्थापना जो है कौन देश के जो है सहयोग से हुआ? जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुआ। ये आप पढ़ लिए। जो बोकारो स्टील प्लांट आप देख रहे हैं वो कौन सा देश हमारा सहयोग किया था जो कि बोकारो स्टील प्लांट बना था? तो रूस की मदद से हुआ था। ये भी अब देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड की मदद से किया गया। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से हुआ? तो इंग्लैंड की मदद से हुआ, सहयोग से हुआ, हेल्प से हुआ। भिलाई का बात करें तो रूस के। बोकारो स्टील की बात करें तो रूस से। और राउरकेला जर्मनी से। ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए दोरावजी टाटा जो द्वारा है, दोरावजी टाटा द्वारा जो है TISCO की स्थापना कब की गई? 1907 में की गई। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे SAIL शेल बोलते हैं की स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ये सवाल हूबहू पूछता है। आपसे ये भी पूछता है कि भारत में लौह इस्पात जो है का सबसे बड़ा उत्पादक जो प्लांट कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र है। बोकारो आप याद रखिएगा इस्पात संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग हमारा भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, इंडिया का माना जाता है। आप जानते हैं देश में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? तो कपड़े उद्योग में ही तो लोग सबसे ज़्यादा हैं श्रम शक्ति कार्यरत हैं, काम करते हैं, है ना? आपसे पूछे कि शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो अभियांत्रिकी का सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन की बात करें तो अभियांत्रिकी की बात हो रही है। अगर पूछिए भारत में मिल निर्मित कपड़ा जो होते हैं, कपड़े का जो होता है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि भारत में मिल का जो निर्मित कपड़ा की अगर बात करें, जो निर्माण होता है, कपड़ा जहाँ बनता है, ये कहने का मतलब है निर्मित का मतलब, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस राज्य में है भारत का? तो गुजरात में है। सर्वाधिक उत्पादन होता है वहाँ मिल सबसे ज़्यादा है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो आप जानते हैं वो होता है हमारा गुजरात में। क्लियर? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे पूर्व का बोस्टन किस नगर को कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्व का बोस्टन अगर आपसे पूछे तो अहमदाबाद। आपसे अगर पूछे कि सूती वस्त्रों का राजधानी अगर किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहते हैं। तो आप याद रखिएगा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग अगर आपसे पूछे तो सूती वस्त्र बताइएगा। अब पूर्व का बोस्टन अगर पूछा जाए तो अहमदाबाद को बताइएगा। और सूती वस्त्रों का राजधानी अगर आपसे पूछे तो मुंबई को बताइएगा। और 1818 ईस्वी में 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ? तो फोर्ट ग्लास्टर में हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। यह जरूर ध्यान रखिएगा। तो किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो कानपुर को। पूर्व का बोस्टन किसे कहते थे? अहमदाबाद को। अभी पढ़े ना। पंजाब में कौन सा स्थान जो है हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। देखिए भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना जो है 1879, ठीक है, मतलब 1879 में किस स्थान पर लाया गया? तो याद रखिएगा वालीगंज में लाएगा। तो भारत में कागज का जो प्रथम सफल कारखाना जो है 1879 में जो हुआ उसका स्थान अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? वालीगंज बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछे कि भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हुआ है स्थानीयकरण।
ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे देश का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, ठीक है, हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उद्योग के रूप में होता है, कि हाथ से बनाने वाली बात है हथकरघा उद्योग, जो कि घर घर की बात करते हैं, घर घर में भी बना सकते हैं लोग। ये ज़्यादा जो है देश का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग माना जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया, तो चीनी उद्योग में किया गया है विकास, ये भी ध्यान रखेंगे। चीनी उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। चीन के उत्पादन में प्रथम स्थान किससे प्राप्त है, तो ब्राजील से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें छोटे छोटे अब आएंगे और टेबल आएंगे, और जो कि आपको और भी हैं थोड़े छोटे छोटे, जो कि हम पढ़ के खत्म करेंगे। जैसे देखिए, देश में खादी और ग्रामोद्योग मतलब ग्रामोद्योग सहकारी जो उत्पादक संघ लिमिटेड की जो है कंपनी है, की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 1954 में की गई थी, जो कि हम पढ़े थे। तो अगर पूछे देश में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की अगर स्थापना की बात करें कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है किस अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, तो पारित जो हुआ था अधिनियम पूछेगा तो 1956 के अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें तो 1954 में ही हुआ था, ठीक है, मानते ही है। लेकिन खादी जो ग्राम उद्योग की अगर आयोग की बात करें, अधिनियम पूछे तो 1956 के अधिनियम बता दीजिएगा पारित हुआ था, ठीक है, ये है। अब और सवाल क्या बनता है, तो अब देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे, अब खत्म होने वाला है। देश में चीनी मिलों का सर्वाधिक अगर संख्या पूछे किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। चीनी मिलों का अगर सर्वाधिक अगर संख्या पूछेगा, मिल की बात करेगा, तो महाराष्ट्र में। जैसे गुजरात में कपड़ों के निर्मित के लिए सबसे ज़्यादा है ना, गुजरात में है, मिल की बात करते हैं, कपड़ा निर्मित मिल है ना। तो उसी तरह चीनी के लिए सबसे जो है याद रखिएगा कौन है, सर्वाधिक महाराष्ट्र है। आपसे पूछेगा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है, गुजरात है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम। इसके लिए तो लड़ाई हुआ था, गांधी जी बहुत लड़ाई किए थे, यात्रा भी किए थे, हम जानते हैं ना। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का जो है देश में प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का, ये ध्यान रखिएगा। सीमेंट के उत्पादन में अगर पूछे तो हमारा जो प्रथम स्थान रखता है राज्य अगर भारत में, तो हमारा राजस्थान रखता है, ये आप जानते हैं। देश के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं कार्यरत हैं, तो चाय उद्योग के लिए कार्यरत हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपसे पूछे कि महिला जो होती है, जो कार्यरत होती है, बताइए सबसे ज़्यादा भारत में जो है किस में है, मतलब कार्यरत है, काम कर रही है, तो चाय उद्योग में, ये ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला जो है, शोधन जो शाला होता है या शोधशाला भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ स्थित है, तो जामनगर में। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला या शोधशाला पूछे तो आप बता दीजिएगा जामनगर में है, ये जरूर लगाएंगे टिक। अगर पूछे मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है भाई, तो अखबारी कागज के लिए हमारा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिरोजाबाद अगर प्रसिद्ध है क्यों, तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद कांच की जो है, फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है, तो बेंगलोर को जाना जाता है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिक संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो भदोही में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य जो है औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है, मतलब आगे है, तो महाराष्ट्र है औद्योगिक दृष्टि से, ये जानते हैं। और सबसे ज़्यादा चीनी मिल की बात करें तो हमारा महाराष्ट्र में ही था, आप पढ़े थे अभी। अब कोटा क्या है, अब पूछे कोटा क्या है, तो कोटा बताइएगा आयात की मात्रा की सीमा होती है। तो आयात की मात्रा की सीमा जो है उसी को कोटा कहा जाता है, ऐसे याद रखेंगे। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किस देश में किया जाता है, तो रूस में चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो गुणक और त्वरक के अंतःक्रिया पर किया गया है। तो अगर हिग्स एक शब्द है का व्यापार होता है, जो कि चक्र का सिद्धांत अगर आप पूछे किस पर आधारित है, तो आप बताइएगा गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर होता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी कौन सी है, तो BSNL है, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं BSNL को।
भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माण कंपनी कौन सी है? तो एससीसी है। कौन है? एससीसी है। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़ी कंपनी है। अल्ट्रा सुने हैं? चलिए, एससीसी ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जो है पेंट निर्माता कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा एशियन पेंट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे गुड़गांव जिले के मनीषर गांव में एक आदर्श टाउनशिप स्थापित करने में किस देश का सहयोग लिया जा रहा है? तो जर्मनी का। अब देखिए, गुड़गांव जिले में एगो मनीषर गांव है, गांव में एक आदर्श टाउनशिप स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब जो गुड़गांव में जो टाउनशिप स्थापित किया जा रहा है, करने में अगर पूछे आपसे कि कौन सा देश मदद कर रहा है, तो आप बताइएगा जर्मनी मदद कर रहा है। इस सवाल को आप समझ गए। भारत का अधिकतम विदेश व्यापार जो है किस देश के साथ था? तो चीन के साथ था। समझ गए? तो भारत का अधिकतम विदेश व्यापार जो है किस देश के साथ था? तो चीन के साथ था। तो विदेशी अगर व्यापार पूछते आपसे, तो हम सबसे ज़्यादा हम चीन के साथ करते हैं, क्योंकि पड़ोसी भी है और फ़ायदा भी है। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अगर आपसे पूछे तो RIL है, RIL है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। निजी क्षेत्र अगर सबसे बड़ी बात करें कंपनी, तो IRL है। इस क्वेश्चन को देखिए, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान होता है? तो अभियांत्रिक का। अब देखिए, अभियांत्रिक 2 बार ये शब्द आ गया, अब जानना जरूरी हो गया कि भाई अभियांत्रिक है क्या। तो इंजीनियर्स को कहते हैं। देखिएगा, भारत की निर्यात आय में सबसे अधिक अगर योगदान पूछे तो अभियांत्रिक का है, ये ध्यान रखिएगा, इंजीनियर्स का है, ऐसे याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है, तो हम बहुत अच्छे जानते हैं पेट्रोलियम पदार्थ पर की जाती है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर पूछे पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है या कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा जामनगर है। समझ गए? तो यहाँ पे कहाँ स्थित है या कौन है, तो हम बताएंगे जामनगर है। कोई दिक्कत? अगर मैं इस शब्द में जोड़ दूँ तो क्या हो गया? कुछ नहीं ना। तो शब्द को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आएगा। कौन है, क्या नाम है, ये भी तो हो सकता है। जगह का नाम पूछेगा, स्थान का नाम पूछेगा, यही ना। तो हम उसी को तो जोड़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं करते अपने मन से, है ना। वर्तमान भारत में सबसे बड़ा तेल शोध कारखाना कहाँ है? तो आप जानते हैं बड़ोदरा में है। और बड़ोदरा में कौन सा है? IOC है। याद रखिए, IOC बड़ोदरा में है। याद रखिए, तेल शोध कारखाना सबसे बड़ा है भारत का। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। बोंगाईगांव रिफाइनरी किस तेल शोध संस्था की जो है अनुषंगी इकाई बना है? तो आप जानते हैं IOC, जो कि बड़ोदरा है ना। IOC बड़ोदरा बना हुआ है अभी। देखिए, अब ये सारे वर्ड जो हैं इसके फुल फॉर्म जरूरी है जानना। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, तो जो कि हम अब पढ़ाने वाले हैं टेबल, इसके बाद खत्म होने वाला है। इसके बाद टेबल पढ़ाने वाले हैं। टेबल में सारे इसके फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, इसके शब्द भी, जो कि हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो ESHAR ऑयल द्वारा, मतलब कंपनी है ये, द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वादीनगर में की जा रही है। देखिए, भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो TCS है। याद रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS है। और TCS के मामले में जानते हैं, TCS का पेपर आप सुने होंगे, SSC TCS के तहत लिया जा रहा है, TCS के तहत पूछी जा रही है। तो समझ गए? तो अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो TCS है। ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। और कृष्णा क्रांति की अगर बात करें तो पेट्रोलियम से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, महारत्न है, महारत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी है, 2 कंपनी है, आप अच्छे से जानते हैं। तो भारत के महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर नवरत्न कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी कार्य योजना है वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद आपको PDF के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो नवरत्न कंपनी की शुरुआत करते हैं, उसके बाद नवरत्न कंपनी चलेंगे, उसके बाद हम जो डाटा है वो सारा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा, याद हो जाएगा कैसे। देखिएगा, महारत्न कंपनी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। मुख्यालय की बात करते हैं और स्थापना वर्ष की बात करेंगे। मुख्यालय का मतलब हेड क्वार्टर होता है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करने हैं तेल एवं शोध
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की बात करते हैं। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की बात करें जिसे शॉर्ट फॉर्म में ONGC बोलते हैं। इसका अगर मुख्यालय पूछे तो आप बताइएगा देहरादून में है, और इसकी स्थापना बस पूछे तो 1956 बताइएगा। आपसे पूछेगा कि 1956 में जो है स्थापना हुआ जिसका मुख्यालय देहरादून है, उसका नाम क्या है, उसका महारत्न जो कंपनी का नाम क्या है, तो ONGC है, जिसको हम बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। याद रखेंगे महारत्न कंपनी में आते हैं। और भी महारत्न कंपनी में कौन आता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स ठीक है, इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड आते हैं, जिसे हम बोलते हैं BHEL बोलते हैं, जो कि BHEL पूछता है इसका मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली लगाइएगा, और डेट पूछे तो 1962 लगाएंगे। याद हो रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आपसे पूछेगा कि 1962 में मुख्यालय जो नई दिल्ली है वो कौन सी कंपनी है भाई, तो याद रखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में व्हील बोलते हैं, याद रखिएगा। तो BHEL बोलते हैं, यह ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय तेल निगम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, और इसकी डेट अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, तो 1964 बता देंगे, 1964 बताएंगे। और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म पूछे तो IOC बताएंगे। तो आपसे पूछेगा IOC का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और डेट अगर पूछे स्थापना कब हुआ था भाई IOC का, तो 1964 में स्थापना हुआ था। भारतीय इस्पात जो है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम शेल बोलते हैं, SIL बोलते हैं, इसका अगर मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बताइएगा, और डेट अगर पूछे तो 1974 बताएंगे। समझ गए, 1974 बताइएगा। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे NTPC बोलते हैं, इसकी अगर मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली, और अगर डेट पूछे तो 1975 बताइएगा। तो अगर आपसे पूछे कि NTPC की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ इसका मुख्यालय NTPC का, तो बताइएगा नई दिल्ली में। आपसे पूछे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी अगर पूछे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, तो HPCL बोलते हैं। तो HPCL की अगर बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन होता है, और इसका मुख्यालय अगर पूछे तो मुंबई को याद करेंगे, और डेट अगर पूछे तो 1976 बता दीजिएगा। अब सवाल पूछेगा कि 1976 में जो है 76 में जो स्थापना हुआ कंपनी जिसके मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, उसका क्या नाम है, तो HPCL है, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोला जाता है। अगर आपसे और सवाल क्या पूछेगा, तो चलिए और सवाल आपसे पूछता है, क्या पूछता है, तो हम पढ़ते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे BPCL बोलते हैं, तो BPCL का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगा दीजिएगा, और इसका मुख्यालय पूछे तो मुंबई में, और इसकी भी डेट है 1976 में। तो याद रखिएगा 1976 में मुंबई में 2 कंपनी बनी थी, 2 कंपनियों का नाम बताइएगा। तो एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी, और एक भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात होती है, जिसे BPCL बोलते हैं, और एक को HPCL बोलते हैं। और अगर पूछे ये सब क्या हैं, तो महारत्न कंपनियों में नाम आते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और डेट अगर पूछे तो याद रखिएगा, क्या बताइएगा, 1989 में बता दीजिएगा। क्या बताइएगा, 1989 में बताइएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो PGCIL है, ये ध्यान रखेंगे। और चलिए इसमें एक छूट गया, जैसे इसमें भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड छूट गया, जिसे GAIL बोलते हैं। तो GAIL अगर बात करें इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है, और डेट अगर पूछे तो 1984 है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा 1984 में कौन सी कंपनी जो है बताइए स्थापना किया गया था, कौन सी कंपनी की स्थापना की गई थी, महारत्न में रखा गया था, तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को रखा गया था, और इसका मुख्यालय पूछे, हेडक्वार्टर पूछे, नई दिल्ली में है। एक और है आपका जो कि मैंने ये बताया कि इसकी नई दिल्ली में है, 1989 में हुआ था इसकी स्थापना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसकी बात करें तो कोल इंडियन लिमिटेड की बात करें, जिसे CIL बोलते हैं, इसका मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर पूछे कोलकाता, और डेट पूछे तो 1975 मतलब 1975 में। तो आपको कोल इंडियन लिमिटेड की बात करेंगे तो पूछेगा कि कब इसकी स्थापना हुई, तो 1975 में, और डेट अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कोलकाता में। क्लियर। तो चलिए आज के लिए जो भी वीडियो बना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नवरत्न के बारे में, और नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी जो है
मुख्यालय जो है और वर्ष जो है। तो चलिए स्थापना वर्ष समझ गए। तो देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे MTNL बोलते हैं, जो कि नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1986 में हुआ था। ये सब नवरत्न में आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे BEL बोलते हैं, जो कि बंगलौर में मुख्यालय है और इसका 1954 में हुआ था इसकी स्थापना, ये भी आप जानते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, जिसे HAL हाल्क है ना, पढ़े थे आप, जो कि बंगलौर में इसका मुख्यालय है और 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे PFC बोलते हैं, इसके अगर मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बताइएगा और कब, तो 1986 में बताइएगा। आपसे और क्या पूछेगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसे NMDC बोलते हैं, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना अगर पूछते तो आप बताइएगा 1950 में हुआ था। अगर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जिसे REC बोलते हैं, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली और कब हुआ था, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई। किसकी भाई, तो ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। आपसे सवाल पूछेगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसे हम बोलते हैं NALCO, जिसकी मुख्यालय पूछे उड़ीसा और कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। तो किसका हुआ था 1981 में, जिसका मुख्यालय उड़ीसा है, तो याद रखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का। भारतीय नौवाहन निगम की अगर बात करें, SCI की स्थापना की बात करें तो मुंबई मुख्यालय है और कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे RINL बोलते हैं, उसका अगर मुख्यालय पूछे तो विशाखापट्टनम में और कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। तो पूछेगा 1982 में, मतलब 1982 में किसकी स्थापना हुई, तो याद रखिएगा RINL का स्थापना हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी मुख्यालय अगर पूछे, हेडक्वार्टर पूछे, तो विशाखापट्टनम। ऑल इंडियन लिमिटेड की बात करें, जिसको हम बोलते हैं OIL, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, ड्यूलियाजन में है और कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1959 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा ड्यूलियाजन जो मुख्यालय है, जब जिसकी स्थापना जो 1959 में हुआ था, किसका हुआ था, तो OIL का हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, स्थापना की बात करें, तो NLC की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था आगे 1956 में और इसकी जो है मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। तो आपसे पूछेगा कि चेन्नई में जो मुख्यालय है 1956 में जिसकी स्थापना हुई, उस कंपनी का नाम बताइए, नवरत्न का नाम बताइए, तो निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में है तो कब इसकी स्थापना हुई, 1960 में। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं EIL, ठीक है, इसकी अगर स्थापना पूछे तो सबसे पहले 1965 में बताइएगा, मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली बता दीजिएगा। और आपसे पूछे भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना मुख्यालय नहीं बताया है, लेकिन डेट इसका बताया है 1988 में बता दिया है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल तो करवा दिया मैंने। इसमें देखिए महानगर टेलीफोन लिमिटेड की अगर बात करेगा तो इसका अगर स्थापना डेट पूछेगा तो 1986 बताएगा और मुख्यालय नई दिल्ली बताएंगे। समझ गए, इस तरह से हम याद करेंगे। अगर आपसे और पूछेगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगर बात करें, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BEL बोलते हैं, इसका मुख्यालय अगर पूछे मंगलौर बताइएगा और इसकी स्थापना डेट पूछेगा तो 1954 बता दीजिएगा। समझ गए। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम योजना संस्थान और प्रारंभ। इसमें भी थोड़ी इंटरेस्ट के साथ और रेडियो की तरह आप सुनते रहिए, बस यही चाहता हूँ। तो चलिए थोड़े से फन के साथ और मेरी थोड़ी सी फनी आवाज़ों में सुनने की कोशिश करिएगा। तो महिला स्वयं सिद्ध योजना कब शुरू हुआ, तो 2001 में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2001 में क्या शुरू हुआ, तो महिला स्वयं सिद्ध योजना चालू किया गया था। ये कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय रोजगार योजना की अगर बात करें तो 2001 में चालू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और संकट हरण बीमा योजना भी चालू हुए हैं 2001 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा श्रम आश्रय बीमा योजना की अगर बात करें 2001 में शुरू हुआ। संकट हरण बीमा योजना 2001 में हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करें तो 2001 में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। और महिला स्वाधार योजना की बात करें तो 2001 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना भी चालू हुआ 2001 में।
आपसे और भी पूछेगा कि 2001 में भाई क्या हुआ, तो 2001 में अगर पूछा जाए तो अगर पोषाहार मिशन तो आप जान गए, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना जो चालू हुआ 2001 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की बात करें तो 2001 में ही इसकी भी स्थापना हुआ था। आपसे पूछेगा शिक्षा सहयोग योजना कब चालू हुआ, तो 2001 और 2 में हुआ था। और भी सवाल बनता है तो क्या बनता है, तो बंधक ऋण गारंटी योजना कब चालू हुआ, तो 2002 में हुआ। आपसे पूछेगा स्वर्णिम योजना कब चालू हुआ, तो 2002 में। और आप जानते हैं स्वर्णिम योजना हम पढ़े थे 2000 में, तो 2000 से 2002 के बीच आप इसे रख सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करें 2002 में। अब बीमा ग्राम योजना की बात करें 2002 में। पॉपुलेशन फास्ट योजना की बात करें 2002, ये याद रखेंगे। आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी जिसे JPRGY बोलते हैं 2002 में चालू हुआ है। अगर जन रक्षा बीमा योजना की अगर बात करें तो 2002 में शुरू हुआ था। ग्रामीण अन्न भंडार योजना कब चालू हुआ, 2002 में। तो ये ऐसे सवाल आपसे पूछते आ रहा है, अब पूछेगा, ये भी आप जानते हैं। आपसे पूछेगा स्वास्थ्य घर योजना कब चालू हुआ, तो 2001 में। खाद्य बैंक योजना कब चालू हुआ, तो 2002 में। आपसे और भी सवाल क्या बन सकता है, तो किशोरी शक्ति योजना की अगर बात करें तो 2002 याद रखिएगा। निर्मल भारत अभियान अगर बनाना है तो 2002 को याद करिए, क्योंकि निर्मल बिहार जो है योजना जो चालू हुआ 2002 में चालू हुआ था। अगर पूछे अंशदायी बीमा योजना कब चालू हुआ, तो 2002 में हुआ। और विकलांग हेतु राष्ट्रीय जो है छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो ये भी 2002 में शुरू हुआ था। वर्ष आपसे पूछेगा सामाजिक सुरक्षा सहभागी योजना कब चालू हुआ, 2002 में। देवी रूपक योजना शुरू हुआ 2002 में। अन्न आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना चालू हुआ 2002 में। स्व जल धारा कार्यक्रम चालू हुआ 2002 में। अब 2002 तो आप जान गए, अब 2003 पे चलते हैं। अब 2003 की अगर बात करते हैं तो देखिए हरियाली योजना चालू हुआ था 2003 में। हरा हरा देखना है तो 2003 को ईयर्स को याद करेंगे, क्योंकि 2003 में ही हरियाली योजना शुरू हुआ था। सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना की अगर बात करें तो 2004 में शुरू हुआ। जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो 2005 में ये शुरू हुआ था। आपसे पूछेगा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की बात करें तो 2005 में। भारत निर्माण योजना की बात करें तो 2005 में ये शुरू हुआ। आपसे पूछेगा पशुधन बीमा योजना की बात करें तो 2006 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 में बहुत कम हुआ था, 5 में बस हुआ था भाई पशुधन बीमा योजना जो है आपको नहीं हुआ था। देखिए 1 मिनट, देखिए 2005 में कितने हुए थे बता देते हैं आगे, इसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए सबसे बड़ी बात की देखिए 2004 की अगर बात करें ना तो 4 में सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना हुआ। उसके बाद 2004 में तो एकदम हुआ नहीं, एक ही हुआ दिखाया है, एक ही हुआ था। लेकिन हाँ जननी सुरक्षा योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राजीव गांधी श्रम कल्याण 2005, भारतीय निर्माण योजना 2005, ये 5 में ज़्यादा नहीं हुआ था और 2004 में जो है नहीं हुआ था, बहुत कम हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 4 से पूछ सकता है कि एक ही है, लेकिन 5 से ज़्यादा पूछेगा। अब 6 की बात करते हैं, 6 में भी बहुत कम हुआ है। पशुधन बीमा योजना 6 में चालू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे NREGA बोलते हैं, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बोला जाता है, गारंटी योजना बोला जाता है, 2006 में। आपसे पूछेगा आम आदमी बीमा योजना जिसे हम बोलते हैं AABY शॉर्ट फॉर्म में, जिसे 2007 में हुआ था, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करें 2007 में। ये देख रहे हैं आप, गांधी जो हैं राष्ट्रीय गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर बात करें 2007 याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो 2007 याद रखेंगे। उज्ज्वल योजना की बात करेंगे तो 2007 को याद रखिएगा। तो उज्ज्वल योजना की स्थापना कब हुआ भाई, तो 2007 को, ऐसे याद रखेंगे। आपसे पूछेगा धनलक्ष्मी योजना कब शुरू हुई, तो 2008 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अगर बात करें PME याद रखिएगा, PMEGP की बात करेंगे तो 2008 याद रखिएगा। चलिए आपका 8 तो खत्म हो गया, अब 9 की बात करते हैं। तो 9 में अगर पढ़ते हैं तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, 2009 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन की अगर बात करें योजना कब चालू हुआ, तो 2009 में। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत कब हुआ, तो 2009 में, ये भी ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की बात करें तो 2009 में। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना चालू कब हुआ, 2010 में। और राजीव गांधी किशोरी
अधिकारिता योजना जो है, जिसे सबला बोला जाता है, उसे 2010 में, और राजीव आवास योजना जिसे RAY बोला जाता है, वो चालू हुआ था 2011 में। तो आपका ये हो गया, समाप्त होने वाला है। और ये कार्यक्रम, योजना और संस्थान की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुआ, कब प्रारंभ हुआ, ये सारे शब्द आज पढ़ेंगे। देखिए, सौभाग्य योजना की बात करें, हम आराम से पढ़ेंगे, सारे संस्था को याद करेंगे, प्रारंभ करेंगे, शुरुआत किस वर्ष हुआ था ये पढ़ेंगे और सिर्फ सुनते जाइएगा। तो सौभाग्य योजना जो है, इसका मतलब था कि सहज रूप से बिजली हर घर पहुंचाना है, यही था। तो ये सौभाग्य योजना जो चालू हुआ 25 दिसंबर 2017 को चालू हुआ। ये सुनते जाइए आप, बस याद हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि गरीबी भारत छोड़ा अभियान जो है चालू कब हुआ सर, तो बताइएगा 11 अक्टूबर 2017 को। आपसे पूछेगा कि संपूर्ण बीमा योजना जो है, संपूर्ण ग्राम योजना जो चालू हुआ था, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो चालू हुआ था, वो 13 अक्टूबर 2017 को चालू हुआ। तो ये 17 को तो चालू हुआ। 17 को क्या हुआ, जीरो हंगर कार्यक्रम चालू हुआ, जिसमें 16 अक्टूबर 2017 को ये चालू हुआ। अब भारतमाला परियोजना चालू किया गया, ये भी 24 अक्टूबर 2017 को ही चालू किया गया। अब देखिए 2017 को और भी हुआ, तो एक धरोहर गोद लो योजना का शुरू किया गया, जो कि 25 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया। ये सवाल पूछता है आपसे। ये भी सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको रफ्तार बोलते हैं, ये जो योजना चलाया गया था, ये 1 नवंबर 2017 को चलाया गया था। तो आपसे ऐसे पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा कि भारतीय जो है, मतलब रफ्तार जो है, बताइए, या पूछेगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो है शुरुआत कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 2017 को। 2017 बता दीजिएगा, नहीं तो अगर डेट के साथ पूछेगा तो 1 नवंबर 2017। अब चलिए 18 पे थोड़ा सा पहुंचते हैं, कि अभी 17 पे ही चलते हैं। तो दीनदयाल स्पर्श योजना की अगर बात करें तो ये भी 3 नवंबर 2017 को ही हुआ था, 18 में नहीं हुआ था। तो दीनदयाल स्पर्श योजना जो चालू हुआ 3 नवंबर 2017 को हुआ। आपसे पूछेगा भारत नेट चरण द्वितीय की योजना जो है शुरू हुआ था 13 नवंबर 2017 को चालू हुआ था। देखिए, आप तो अब 2017 पढ़ लिए है ना, 2017 तो पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, सुरक्षित शहर योजना की शुरुआत जो है 22 नवंबर 2017। अब चलिए 18 की बात करते हैं। तो 18 की अगर बात करें तो 18 में आपको ये ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि समग्र जो है, समग्र शिक्षा अगर बात करें, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किया हो तो कब किया, 1 अप्रैल 2018 को किया। कब किया, तो 1 अप्रैल 2018 को किया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये आप समझ गए, 1 मिनट, ये तो समझ गए आप, है ना, ये समझ गए। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब वन धन योजना अगर चालू किया गया तो कब किया गया, 14 अप्रैल को, मतलब 14 अप्रैल 2018 को किया गया। सिर्फ सुनते जाइए, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई भाई, तो 1 जून 2018 को किया गया। अब देखिए, ये सवाल को एकदम लिख के रख लीजिए कि PM आशा की शुरुआत कब हुआ, तो 12 सितंबर 2018 को हुआ। अब ये सवाल तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आयुष्मान भारत जो है जन आरोग्य योजना जो चालू हुआ वो हुआ था 25 सितंबर, याद रखिएगा 25 सितंबर 2018 को। तो PM आशा जो चालू हुआ 12 सितंबर 2018। आयुष्मान वाला जो चालू हुआ, आयुष्मान भारत चालू हुआ, वो 25 सितंबर 2018, ये ध्यान रखेंगे। 18 में और क्या चालू हुआ भाई, तो 18 में हुआ PM किसान, मतलब PM किसान चालू हुआ योजना, जो कि ये 1 दिसंबर 2018 को चालू हुआ, आप अच्छे से जानते हैं। आपसे पूछता है PM श्रम योगी पान धन योजना, PM श्रम योगी पान धन योजना जो है चालू कब हुआ, 1 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। तो आपसे पूछेगा कि 19 में अगर पूछे कि PM श्रम योगी पान धन योजना चालू हुआ कब हुआ, तो 1 फरवरी 2019 को। अगर आपसे पूछे PM किसान पान धन योजना की बात करें, श्रम योगी तो आप जानेंगे क्यों नहीं इसमें हुआ भाई 1 फरवरी, लेकिन PM किसान पान धन पूछे तो 30 मई 2019 को, ऐसे समझ गया पान वाला। अगर पूछे शोमन SOMN सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब शुरू हुआ, 10 अक्टूबर, याद रखिएगा, जो कि 2019 में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसका देखिए ये वाला डेट मैंने बताना भूल गया, ये देखिएगा, ये जो है 30 मई 2019 को हुआ था, जो कि 12 सितंबर को जो 2019 में रांची में शुभारंभ हुआ था, ये हुआ था 30 मई 2019 को, 19 तक, है ना। ये डेट ऐसे याद रखेंगे, और नहीं भी तो नहीं याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अटल भू जल योजना की अगर बात करें तो 25 दिसंबर 2019। अब देखिए
आप पढ़ने जा रहे हैं 2020 का जितना भी सवाल आएगा। तो देखिए, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020, ग्राम भंडारगार योजना 1 फरवरी 2020, धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020, किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020, कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020, विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना चालू हुआ था 1 फरवरी 2020। और सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान ये भी शुरू हुआ था 12 मई 2020। अब गोल की बात करें, गोइंग ऑन लाइन एज लीडर्स, जिसे आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए की जाने वाली योजना का नाम है। और गोल मतलब गोल है जो कि कब शुरू हुआ, 15 मई 2020 को। आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 1 फरवरी 2021 को, ऐसे याद करेंगे। आपसे और सवाल क्या पूछेगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कब शुरू हुआ, तो 29 मई 2021 को। आपसे शुरू होगा स्माइल मुस्कान योजना कब शुरू हुआ, 12 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप चाहते हैं कि इस वीडियो को भी बना दूं तो मैं बना दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जय हिंद, जय भारत। आपको